So in today's class, we are going to start with our next exercise, that is exercise 4.4. देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ये इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है मैं आपको क्वेश्चन से ही मेंशन करूंगा. क्वेश्चन इज राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डेटरमिनेंट्स. अब माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है और कैसे लिखे जाते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो सबसे पहले माइनर क्या होता है वो डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ. देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. आपको डेटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का गिवन है, 2 - 4 0 3. ओके, अब माइनर कैसे फाइंड करते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं, ये समझते हैं. देखो 2/2 में माइनर फाइंड करना बहुत सिंपल होता है. जैसे कि ये आपको पता नहीं, ये 1 1 पोजीशन होती है, ये फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट होता है, ये सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये सेकंड रो सेकंड एलिमेंट होता है, राइट. तो आपको क्या करना है, माइनर माइनर को आप माइनर का सिंबल हो गया कैपिटल है. जो A11 था वो M11 हो गया, जो A12 था ऐसे ही हो गया M12. जितने आपके एलिमेंट्स की पोजीशन होती है उतने माइनर होते हैं. A21 M21 और A22 M22. इतना समझ में आ गया. जितने पोजीशन एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स होते हैं, ठीक है. अब देखो क्या करना है आपको. इसके बाद जब आपको M11 फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, तो आपने लिखा 3. जब आपको M12 फाइंड करना है तो 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, तो बचा क्या 0, तो आपने लिखा 0. जब आपको M21 फाइंड करना है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, बचा क्या -4, तो आपने लिखा -4. और जब आपको M21 फाइंड करना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा 2. बस ये 2/2 में ऐसे फाइंड किए जाते हैं. क्लियर है तो थम्स अप करो. ओके, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना कोफैक्टर. कोफैक्टर्स के जो आपकी बुक में जो सिंबल है आपके, वो दो हैं, या तो आप कैपिटल ए से डिनोट करो या कैपिटल सी से. इज इट क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगर बुक में हो सकता है कैपिटल ए भी गिवन होगा, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जो आपका कोफैक्टर्स है इसके दो सिंबल्स हैं, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल सी. बोथ आर द सिंबल ऑफ कोफैक्टर. पर जनरली वही, जैसे माइनर फैक्टर के लिए M फॉर माइनर फैक्टर है तो C फॉर कोफैक्टर, तो हम कैपिटल C यूज करेंगे. जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतने कोफैक्टर्स होते हैं. C11 C12 C21 C22. अब इसको समझने के लिए 2 - 4 0 3, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ. 2 - 4 0 3. यस. अब देखो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं. कोफैक्टर्स के लिए भी पहले आपको क्या करना है, आप पहले माइनर फैक्टर्स लिखो. जैसे मुझे कोफैक्टर C11 निकालना है, तो पहले बताओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, क्या आएगा 3, तो 3. पहले आपने माइनर फैक्टर जो है वो लिखने. C12, तो पहले 1 2 वाला माइनर फैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो 0. फिर C21, अब C21 वाला माइनर फैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो -4. फिर C22, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो 2. यहाँ तक कोई डाउट? लिख लिया ना आपने. अब जो आपके ऑड एलिमेंट्स है, जो ऑड एलिमेंट्स है, ऑड एलिमेंट्स का मतलब जो ऑड पोजीशन एलिमेंट्स है, लाइक ये 1 1 है तो 1 + 1 क्या होता है 2, ये इवन है ना. ऐसे जो भी पोजीशन है आपके एलिमेंट्स की, रो और कॉलम की, इनको एड अप करके देखो ऑड आ रहा है इवन आ रहा है. 1 2 कितना होगा 3, ये इवन, ये ऑड है ना. ऐसे देखो 2 1, ये भी ऑड है. इज इट क्लियर? और 2 2 क्या होगा आपका इवन. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑड पोजीशन में एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर दो. लाइक +0 है तो -0, पर क्या प्लस और -0 से कोई फर्क पड़ता है? तो 0 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी. ये -4 आया था पर ये ऑड पोजीशन पर है, तो माइनस का साइन चेंज करके क्या आ जाएगा प्लस. इट मीन्स ये आपके फाइनल आंसर है. कैसे किया फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जो माइनर फैक्टर्स है वो लिखो, और फिर जो ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट्स है उनका साइन अपोजिट कर दो. अगर वो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में.
देखो मैथमेटिकली कोफैक्टर्स लिखने का ये फॉर्मूला होता है क्या, -1 raised to power i+j और mij। mij का मतलब जैसे मान लो ये 2 1 है तो यहाँ पर आपको m21 की वैल्यू लिखनी है। m21 की वैल्यू हमारी -4 आई थी, और फिर उसके बाद -1 raised to power 1+2 यानी कि 2+1। अगर मैं ऐसे आपको बताऊंगा तो आप कहोगे -1 की पावर 3 और -4। -1 की पावर 3 क्या आएगा 1 और -4। बट ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना कॉम्प्लिकेटेड। भाई क्या क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक जो बताया वो करो, को फैक्टर्स लिखो, जो माइनर फैक्टर है उनकी वैल्यू लिखो, तो जो ऑड पोजीशन में है उनके साइन चेंज कर दो। जीरो के तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। 2 1 का ये ऑड पोजीशन पर है तो +4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो थम्स अप करो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, माइनर फैक्टर। अगेन क्या बताया आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा डी, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम ए। बाकी सारी वैल्यू को फैक्टर जो भी माइनर फैक्टर है पहले वो लिखो, डी बी सी और ए। अब जो ऑड पोजीशन में आ रहा है, जो आपके ऑड पोजीशन वाले इनके साइन चेंज कर दो, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो ये आपके फाइनल को फैक्टर आ गए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पहले सारे माइनर फैक्टर्स लिखना है को फैक्टर्स में, और जो ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट है उनका साइन चेंज करना है। ओके क्लियर है सबको? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने अभी तक आपने क्या सीखा कि जो 2/2 होते हैं, 2/2 वाले डेटर्मिनेंट के माइनर और को फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। अब हम सीखेंगे जो 3/3 ऑर्डर के होते हैं डेटर्मिनेंट्स, उनके माइनर और को फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। 3/3 में देखो कैसे करना होता है, जितने पोजीशन उतने माइनर फैक्टर। ये तो क्लियर है आपको? जैसे कि ये कौन सी पोजीशन है, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। इज इट क्लियर? अब देखो A11 से हो गया M11, तो M12 M13, M21 M22 M23, M31 M32 और M33। यहाँ पे सारी बातें क्लियर है। अब फाइंड कैसे करना है, मेन बात हुआ है M11। अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करता हूँ तो ये देखो 2/2 वाला केस बन गया। जैसे आप डेटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करते थे तो कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे ना, 5 × 2 10, और विद माइनस साइन, -1 × -1 +1 तो आपका आंसर 11 आएगा। समझ में आया? क्लियर है? अब इधर देखो M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, 3 × 2 6 विद माइनस साइन, -0 -1 -0 तो आंसर क्या आएगा 6। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, 3 × 1 3 विद माइनस साइन, 0 × 5 0 तो ये कितना आ गया आपका 3। देन M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 2 0 विद माइनस साइन, -1 × 4 -4 तो 0 -4 क्या आएगा -4। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 × 2 2 विद माइनस साइन, 0 × 4 क्या आपको रिटर्न करेगा 0, 2 - 0 2। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 हो गया आपका 1
विद माइनस साइन, 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा 1। देन M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू -1 0 विद माइनस साइन, -4 इंटू 4 -20, तो ये हो गया -20। देन M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 -1 with minus sign, -3 into 4 -12 and it is -13. M33 third row third column, 1 into 5 5 with minus sign, 3 into 0 0, it will be 5। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 3/3 में कैसे फाइंड करना है, इफ इट इज क्लियर तो थम्स अप करो। ओके गुड। अब कोफैक्टर समझाने के लिए मैं इसको एक बार नोटिफाई कर लेता हूँ। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। मैंने आपको क्या कहा था जब हमने 2/2 में किए थे, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोफैक्टर्स फाइंड करते हो तो जो माइनर फैक्टर्स है उनको लिखो, यही बताया था आपको, यही बताया था। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके कोफैक्टर्स हैं, C11 आपका माइनर फैक्टर क्या है 11, C12 6, C13 3, C21 -4, C22 2, C23 1, C31 -20, C32 -13, C33 5। यहाँ तक कोई डाउट? जो माइनर फैक्टर्स थे वो आपने एज इट इज लिखा। फिर मैंने क्या कहा, जो ऑड पोजीशन है उनके साइन चेंज कर दो। आपको याद है हमें डेटरमिनर में आपको डायमंड एलिमेंट्स बताए थे, जो डायमंड एलिमेंट्स होते हैं वही तो ऑड पोजीशन होती है, यही थी ना डायमंड एलिमेंट, 1 2 3 और 4। बोलो 3/3 में ये चार ही डायमंड एलिमेंट्स होते हैं ना। देखो तो आप इनकी पोजीशन चेंज करो, तो +6 को -6 कर दो, माइनस को +4 कर दो, -13 को +13 कर दो, +1 को -1 कर दो। आ गए आपके कोफैक्टर, ये आपका आंसर है। समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले माइनर फैक्टर्स निकालो, जो माइनर फैक्टर्स है वही कोफैक्टर्स में आएंगे। फिर कोफैक्टर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो डायमंड एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो। अगर वो प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। ओके जो सेकंड पार्ट है आप ट्राई करो, उसके माइनर फैक्टर्स फाइंड करो और कोफैक्टर्स, फिर मैं इसका एनालिसिस करवाता हूँ, फिर मुझे बताओ कि आपका आंसर ठीक है गलत। तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप चेक करो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो ये आपका पार्ट 2 था। माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 -0 क्या आएगा 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, -0 इंटू 0 0, तो ये 0 ही आएगा आपका। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, -0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 आएगा। देन M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 -0 0। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 1 -0 1। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 0 -0 0। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 -0। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 -0, ये भी 0 आएगा। M33 1 -0 क्या आएगा 1। क्लियर है सबको? ठीक था सबका आंसर? अब देखो जब आपको को फैक्टर्स करने थे तो मैंने क्या कहा, जो आपके माइनर फैक्टर हैं ये सारे तो आप एज इट इज लिखो, या आप जो भी है माइनर फैक्टर। फिर जो डायमंड एलिमेंट है, यहाँ पे डायमंड एलिमेंट कौन कौन सा है, तो ये 1 2 3 4,
तो सारे के सारे जीरो, क्या जीरो का साइन करना होता है? नहीं। तो यही जो आपका आंसर है सेम ही रहेगा, कोफैक्टर में सारे एलिमेंट्स आपके सेम ही रहेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज using cofactors of elements of second row evaluate this। क्या कहा कि सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, किसी भी रो, ध्यान से सुनना जो मैं आप बता रहा हूँ, किसी भी रो और कॉलम के कोफैक्टर को अगर आप उसी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, इफ वी मल्टीप्लाई elements of any corresponding row or any element with their cofactors, then we can evaluate the value of determinant। इसका मतलब ये हुआ, अगर सेकंड रो की बात हो रही है, अगर आप सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। अब सेकंड रो ये है आपका, तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करता हूँ, दैट इज A21 और ये क्या होगा A22, अब ये हो गया A23, यही है ना, A21 है, ये 22 है, ये 23 है। क्या कहा, अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को इनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर क्या मल्टीप्लाई करो, 21 का मतलब C21, 22 का मतलब C22, 23 का मतलब C23। इतना समझ में आ गया? रिस्पेक्टिव एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर क्या मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में फिर इन सबको ऐड करना है, ये आपका। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से वो आपका क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। ये क्लियर हो गया तो थम्स अप करो। किसी भी रिस्पेक्टिव रो के एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर उन सबका सम कर देते हो तो वो आपको डेटरमिनेंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने कहा C1 को यूज करके आप इसकी वैल्यू C1 के कोफैक्टर्स को यूज करके आप इसकी वैल्यू निकालो, तो आप कैसे लिखोगे? C1 के पहले जो आपके एलिमेंट्स है वो क्या क्या होंगे, ये कौन सा एलिमेंट है A11, ये कौन सा एलिमेंट है A21 और ये कौन सा एलिमेंट है A31। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? देन इसका कोफैक्टर क्या होगा C11, इसका कोफैक्टर क्या होगा C21 और इसका कोफैक्टर क्या होगा C31। मुझे क्लियर? इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे, अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। मैं प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। सी दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। सबसे पहले R2 की बात हो रही है तो R2 के कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने थे। R2 के कोफैक्टर्स क्या होंगे, C21, C22, C23। अब इसमें आपको पता है दोनों डायमंड एलिमेंट है, यस और नो? C21 और जो भी यानी कि जो भी आपका माइनर फैक्टर आएगा उसका साइन चेंज होगा। तो अगर मैं M21 की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 0 इंटू 3 0, -2 इंटू 1 2, तो ये आ गया -2। देन मैं M22 की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 इंटू 3 15, -1 इंटू 8 8, 15 माइनस 8 क्या होगा 7। देन M23 की वैल्यू, M23 की वैल्यू फाइंड करते हो तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5 इंटू 0 0, -2 3 का 6, ये आ गया -6। मैंने आपको क्या कहा, 21 और 23 डायमंड एलिमेंट्स है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। मुझे क्लियर? 21 में कैसे एरर आ रहा है, एक मिनट फिर से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, तो ये कितना आएगा -7, कितना आएगा -7,
बाकी चेक करो, ठीक है ना। 7 M23 में भी एरर आ रहा है, क्या हो गया भैया आज। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 - 3 कितना आ गया 7, ठीक है। नाउ जो डायमंड एलिमेंट है वो 2 1 वाला और ये, तो -7 +7 हो जाएगा, राइट। ये डायमंड एलिमेंट्स नहीं है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही लिखोगे। ये भी डायमंड एलिमेंट है, ये 7 है, तो क्या हो जाएगा -7। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, ठीक है। आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब मैंने क्या कहा, जो अब इनके एलिमेंट्स है लाइक 2 0 और 1, उसको पर्टिकुलर कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 7, 0 × 7, 1 × -7, 2 × 7 क्या हो जाएगा 14, 0 × 7 क्या हो जाएगा 0, 1 × -7 -7, 14 - 7 7, तो आपकी डेटरमिनेंट की वैल्यू है। समझ में आया। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आपको पता है कि कैसे एक्सपेंड करते हैं, किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके आप चेक कर सकते हो कि 7 आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपको अच्छे से मैं बता चुका हूँ। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मैं एक और बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना, इसका हम आगे यूज करेंगे, हायर क्लासेस में तो उसका काफी यूज होता है। वो प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको ये बताया, अगर आप पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को लाइक A21, और मैं यहाँ लिख देता हूँ A21 और A22 और A23, अगर सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका सम करोगे तो डेटरमिनेंट की वैल्यू होगी, यही बताया आपको। इज इट क्लियर कि किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को अगर उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप उसका सम निकालते हो तो आपको क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। बट अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को लाइक सेकंड रो A21, A22, A23 किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करो, लाइक सेकंड रो के एलिमेंट्स को मैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लाइक C11, C12, C13, तो C11, C12, C13। अब इसमें जो एलिमेंट है वो कौन सी रो के है, R2, बट जो कोफैक्टर है वो कौन सी रो के है, R1, यही है ना। यानी कि R2 के तो एलिमेंट्स हैं और R1 के कोफैक्टर है। तो अगर आप एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रो के या कॉलम के हैं बट कोफैक्टर किसी और रो या कॉलम के है, अगर आप ऐसा करते हो तो ये हमेशा आपको 0 रिटर्न करेगा। समझ में आया क्या कहा मैंने आपको। अगर क्लियर है तो थम्स अप करो। अगर किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। If we multiply elements of same row or column with respectively same row or column cofactor, अगर आप किसी भी कॉलम और रो के एलिमेंट्स को उसी रो रिस्पेक्टिवली का मतलब उसी रो और कॉलम के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। समझ में आ गया। ये आपका जिससे आपने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। लाइक एक एग्जांपल भी दिया है कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर है और फर्स्ट रो के एलिमेंट है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनका क्या कर दोगे सम, ये था ना सम, तो आपका डेटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बताई, दैट इज इफ वी मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ एनी रो विद अदर रो एलिमेंट। समझ में आ रहा है कि किसी एक रो के कोफैक्टर किसी और रो विद अनदर, किसी और अनदर कर देता हूँ, विद एनी अदर रो, या फिर आप ऐसे समझ लो विद अदर रो, उसके साथ नहीं। जैसे अगर मान लो ये R1 है तो R2 या R3, R2 और R3 में से कोई भी हो सकता है। अगर ये R2 है तो यहाँ पर आपका R1 और R3 में से R2 नहीं होना चाहिए, और कोफैक्टर ऑफ एनी कॉलम विद अदर कॉलम, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, तो वी गेट 0। तो आपको क्या मिलेगा 0। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ, देखो
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपने वैल्यू ली C11, C12, C13, राइट। ये क्या हो गया C21, मीन्स आपने फर्स्ट रो के कोफैक्टर फाइंड किए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ये क्या है आपके सेकंड रो के कोफैक्टर, और ये आपके क्या है थर्ड रो के कोफैक्टर। इतना समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तीनों रो के कोफैक्टर हैं। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो -2 इंटू 2, -5 इंटू 0, +4 इंटू 1। क्या रिटर्न करेगा? -2 इंटू 2 -4, -5 इंटू 0 0, 0 आया ना? क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। एक और एग्जांपल देखो, ये सेकंड रो है और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थर्ड रो के एलिमेंट के साथ, यानी कि सेकंड रो के कोफैक्टर्स को थर्ड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 7 इंटू 1 +7 इंटू 2 +-7 इंटू 3। 7 इंटू 1 क्या हो गया? 7, +7 2 जा 14, -7 3 जा 21। 7 + 14 कितना होगा? 21 - 21। क्या रिटर्न करेगा आपको? 0। समझ में आ गया? तो किसी भी पर्टिकुलर रो के कोफैक्टर को किसी और पर्टिकुलर रो के एलिमेंट के साथ करोगे और ऐसे ही अगर कॉलम में करोगे तो वो हमेशा आपकी जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको करवा दिया ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। क्या कहा कि थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम है, यही है ना? थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन पहले मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से कोफैक्टर्स होंगे? ये कौन सा होगा? ये होगा आपका C13, राइट। ये होगा C23 और ये होगा C33। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अगर C13, तो C13 के केस में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या होगा? 1 इंटू जेड, जेड विद माइनस साइन, -1 इंटू वाई -y। ये C13 आ गया। क्लियर है? फिर C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू जेड, ये होगा जेड विद माइनस साइन, 1 इंटू एक्स, ये होगा -x। ओके, देन C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू वाई, वाई विद माइनस साइन। अब इसमें जो डायमंड एलिमेंट है वो यही है ना बस। कौन सा? C23। तो ये आपका z माइनस एक्स आएगा। अगर मैं z माइनस एक्स के बाहर माइनस लगाता हूँ तो कैन आई राइट इट एज x माइनस जेड? बोलो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। इसी वजह से जो C23 है इसको x माइनस जेड लिखा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ क्या कहा, इसके एलिमेंट के कोफैक्टर्स को यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसी के एलिमेंट का मल्टीप्लाई भी करना होगा। यही करोगे ना? मीन्स ये हो गया आपका A13, ये हो गया A23, ये हो गया A33। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो C13 को मल्टीप्लाई करना होगा या फिर आप ऐसे लिखो A13 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। यहाँ तक कोई डाउट? A13 आपका YZ है, C13 है Z-5, A23 आपका ZX है और C23 आपका X-Z, A33 आपका XY है और C33 आपका Y-X। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ओके। जब आप सॉल्व करोगे YZ इंटू जेड, YZ², YZ को अगर मैं Y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा Y²Z, Y की पावर बढ़ जाएगी। ZX को अगर मैं X के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो X की पावर हो जाएगी 2, तो ZX²।
और जेड एक्स को अगर मैं माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स वाई को अगर मैं वाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई को अगर मैं माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आउट ऑफ दीज वैल्यूज, अब देखो ये सभी वैल्यूज में से कौन सी ऐसी वैल्यू जो मैं कॉमन बना सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से तो वाई जेड कॉमन आ जाएगा तो जेड माइनस वाई बन जाएगा। अब और देखो, अगर मैं इन दोनों से कॉमन लेता हूँ, दोनों से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये भी तो जेड माइनस वाई बनेगा, बनेगा ना। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये भी जेड माइनस वाई, ये भी जेड माइनस वाई। अब इधर देखो, अगर मैं इन दोनों वैल्यू से एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ, एक्स की जगह क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से भी आपको जेड माइनस वाई मिलेगा। तो सभी टर्म्स को देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सभी से जेड माइनस वाई कॉमन बना सकता हूँ। समझ में आया कैसे बनाए? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो जेड एक्स स्क्वायर को साथ हमने ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। देन ये हो गया वाई जेड विद इन ब्रैकेट जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये भी हो गया जेड माइनस वाई और प्लस एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। नाउ वाई जेड जेड माइनस वाई ये हो गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रिटर्न करेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्वेश्चन ए रिटर्न करेगा ना। अब देखो यहाँ वाई माइनस जेड है, क्या है, वाई माइनस जेड। अगर मैं वाई माइनस जेड कॉमन ले रहा हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा भाई। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड और यहाँ से भी अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड। यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि सेम वैल्यू कॉमन लेनी थी, ये वाई माइनस जेड था तो इसको भी आपको पता ना ऑर्डर वाइज क्या होता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यही ऑर्डर बनता है ना हमेशा, एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो वाई माइनस जेड जेड माइनस वाई ऑर्डर नहीं होता, सेकंड माइनस थर्ड वैल्यू होती है। तो मैंने सभी को वाई माइनस जेड बना दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अगर मैं यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन लेता हूँ तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी वाई माइनस जेड था तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। यहाँ तक क्लियर है सारी वैल्यू? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, नाउ तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा प्लस एक्स। अब यहाँ पे आगे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक्स वाई है और वाई जेड है, इन दोनों से